संध्या, क्या सोचा है तुमने? महेंद्र ने संध्या की ओर सवालिया निगाहों से निहारा। जी किस बारे में? संध्या ने पूछा। अरे भूल गई क्या? तमन्ना के घर जाने के बारे में। जी मैंने आपसे बता तो दिया था, बाकी आप जो कहो। मैं सोच रहा हूं कि तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है, क्योंकि किसी की औकात के चक्कर में हम अपनी औकात नहीं बिगाड़ सकते। चलिए मिलवाते हैं आपको संध्या और महेंद्र से कि वो लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे थे। महेंद्र और तमन्ना दोनों भाई बहन, उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया। माता पिता दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। जहां महेंद्र की शादी संध्या के साथ हुई, वहीं तमन्ना बहुत ही अमीर परिवार में ब्याह कर चली गई। धनवान परिवार में ब्याह कर जाने पर तमन्ना के ऊपर माया का कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि उसके भाई भाभी भी उसको अपने सामने बहुत ओछे नजर आने लगे। एक तो उसने मायके आना छोड़ ही दिया था, लेकिन गाहे बगाहे जब भी मायके आती तो अपनी अमीरी का दिखावा करते हुए महेंद्र और संध्या की स्थिति को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हुए मजाक उड़ाती रहती। उसके बच्चे भी बिल्कुल अपनी मां पर ही गए थे। वो भी संध्या के बच्चों को हीन दृष्टि से देखते। संध्या को अपनी ननद रानी और उनके बच्चों का ये व्यवहार बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। वो अक्सर यही सोचती रहती कि ये वही ननद रानी है जो शादी से पहले हर समय संध्या के आगे पीछे घूमा करती थी। संध्या को बड़ा अजीब सा लगता, क्या पैसा लोगों का स्वभाव इतना बदल देता है? लेकिन अपनी स्थिति को देखकर संध्या चुप्पी साध जाती। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। महेंद्र के दोनों बच्चों की शादी में तमन्ना आई तो, लेकिन बस ऊपरी मन से, क्योंकि भले दिखावे में ही सही, लेकिन व्यवहार तो निभाना ही था। दोनों बहुओं को वो भारी भरकम उपहार दे गई, लेकिन संध्या ने बड़ी शालीनता के साथ उन उपहारों को ये कहकर वापस कर दिया कि बेटियों के उपहार मायके वाले रखते हैं भला। अब समय आ गया तमन्ना के बेटे की शादी का, और तमन्ना भात न्योतने के लिए महेंद्र के घर आई। भाभी, आप लोग पहले से ही शादी में पहुंच जाइएगा, और हाँ, इस बार मेरा घर मेहमानों से भरा होगा, तो उपहार अपनी औकात नहीं बल्कि हमारी औकात देख कर दीजिएगा। सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद नंदोई और हम चारों लोगों के ब्रांडेड कपड़े, और साथ में नई बहू के लिए भी कुछ कीमती उपहार। कहीं मेहमानों के बीच में मेरी नाक न कट जाए और मेरे मायके को लेकर मेरी खिल्ली न उड़ जाए। और भाभी, आप भी जरा अच्छी अच्छी महंगी महंगी साड़ियां खरीद लेना। कहीं वही अपनी पुरानी घिसी पिटी साड़ियां लेकर मत आ जाना, नहीं तो सब लोग हमको लो स्टैंडर्ड का सोचेंगे, और अगर ये ना कर पाओ तो आप लोग। तमन्ना ने जानबूझकर ये वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वो तो ये कहकर चली गई, लेकिन संध्या की तो रातों की नींद उड़ गई, और खासकर तमन्ना के अधूरे वाक्य को लेकर। सुनिए, मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है। जिस तरह से ननद रानी ने खर्चा बताया है, उससे तो हमारा पूरे महीने का बजट ही गड़बड़ा जाएगा। सबके ब्रांडेड कपड़े और बहू के कीमती उपहार को लेकर कम से कम 30-40 हजार तो मान ही लो। मैं बिल्कुल भी इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि झूठे दिखावे के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई को मैं बर्बाद कर दूं। अब तो आप भी नहीं कमाते, बेटे ही हर महीने हम लोगों के घर खर्च के लिए रुपए भेजते हैं। अपने बेटों की खून पसीने की कमाई को क्या मैं सिर्फ ननद रानी की झूठी शान के ऊपर न्यौछावर कर दूं? मैं तो उतने ही पैर फैलाऊंगी जितनी मेरी चादर है। संध्या आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। फिर किया ही क्या जा सकता है? महेंद्र जी लाचारी से बोले। नहीं जी, मैं बिल्कुल भी झूठे दिखावे के पक्ष में नहीं हूं। और संध्या ने अपना निर्णय महेंद्र को बता दिया। जी, मैंने सोचा है कि ननद रानी के बैंक अकाउंट में 11,000 भेज दूंगी। आने जाने के खर्च के साथ साथ हमारा आत्मसम्मान भी बचा रहेगा, क्योंकि हमारी जितनी औकात है हम उतना ही कर पाएंगे। संध्या ने आत्मविश्वास के साथ कहा, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि सब कुछ करने के बाद भी तमन्ना कुछ न कुछ नुक्स अवश्य निकालेगी, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि 4 मेहमानों के बीच में उन लोगों का मजाक उड़ाया जाए। बस आज इसी बात को लेकर महेंद्र और संध्या में चर्चा चल रही थी। महेंद्र ने तमन्ना के अकाउंट में 11,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, और संध्या ने तमन्ना को मोबाइल पर मैसेज कर दिया कि ननद रानी, बस हम लोगों की इतनी ही औकात थी, इसीलिए हम आपके कहे अनुसार आप लोगों के पास आपकी शान बचाने के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। आशा है कि आप हम लोगों को क्षमा कर देंगी। आज संध्या के दिलो दिमाग से इतने दिनों का तनाव समाप्त हो गया था, क्योंकि उसने अपने इस फैसले से अपना और अपने परिवार का आत्मसम्मान बचा लिया था। उसने बहुत दिनों बाद एक ठंडी सी इत्मीनान वाली सांस ली, और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। इधर तमन्ना के घर पर
उसके बेटे की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ हलचल सी मची हुई थी। लगभग दूर दराज के सभी मेहमान आ चुके थे। खानदान में इस पीढ़ी की पहली शादी थी, तो सभी मेहमानों को खास तौर पर आमंत्रित करके बुलाया गया था और सबके सब खुशी खुशी आए भी थे। लेकिन तमन्ना की निगाहें बार बार दरवाजे पर उठ जाती, क्योंकि वो अपने भैया भाभी का इंतजार कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, तमन्ना बेटा, सिलपोहन की रस्म के बाद पियरी पहनाने की रस्म होगी और तुम्हारे भैया भाभी तो अभी तक भी आए नहीं हैं, और जब तक पियरी नहीं पहन ली जाती तो उस रस्म के बाद वाली रस्में कैसे संभव हो पाएंगी? पियरी तो मायके से ही भैया भाभी लेकर आते हैं। तभी तमन्ना के मोबाइल में मैसेज टोन बज उठी और तमन्ना ने अपनी भाभी का मैसेज देखा। उसने झट से मैसेज खोलकर देखा। ये क्या लिखा है भाभी ने कि वो लोग आ नहीं रहे हैं उसके बेटे की शादी में। हे भगवान, अब तो मेरी सब मेहमानों के सामने नाक कट जाएगी कि बताओ, बगल में मायका और कोई भी आया नहीं। अब तो तमन्ना को अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत ज्यादा ग्लानि होने लगी और वो मन ही मन घबरा उठी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही भैया भाभी का खुद सामने से अपमान कर दिया। कितना ज्यादा प्यार करते हैं भैया भाभी मुझको। आज जब मैं अमीर परिवार में ब्याह कर आ गई तो मुझको अहंकार आ गया और मैं उन लोगों के प्यार को पैसों के अहंकार में भूल गई। पहले तो मैं भी उसी परिवार का हिस्सा थी। भैया भाभी ने पापा मम्मी के जाने के बाद कभी भी मुझे उन दोनों की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने सचमुच भैया भाभी के आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है। मुझे अपनी गलती को जरूर स्वीकार करना होगा। पता नहीं भाभी मुझको माफ करेंगी भी या नहीं, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश जरूर करूंगी। तमन्ना की आंखें आत्मग्लानि से डबडबा आई। मम्मी जी, मुझको काम की आपाधापी में बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मेरा दर्जी की दुकान पर कुछ जरूरी सामान रह गया है, बस मैं उसे लेकर थोड़ी ही देर में आई। तमन्ना फटाफट अपनी सास के पास जाकर बोली, ठीक है तमन्ना बेटा, लेकिन जल्दी आना, कहीं पीछे से तुम्हारे भैया भाभी ना आ जाए और उनको तुम्हारा इंतजार करना पड़े, क्योंकि पंडित जी भी सिलपोहन की रस्म के लिए आ ही चुके हैं। सासुमा बड़े प्यार से बोली, जी मम्मी जी, मैं बस अभी गई और अभी आई, आप चिंता ना कीजिए, मैं बहुत जल्दी ही आऊंगी। और तमन्ना फटाक से गाड़ी में बैठकर चल पड़ी अपने मायके की ओर, क्योंकि उसे अपने रूठे भाई भाभी को जो मनाना था। प्लीज भाभी, मुझको माफ कर दीजिए। सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। औकात तो मैं अपनी भूल गई थी। जिस घर में पली बढ़ी उसी घर वालों को नीचा दिखाने का सोचने लगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज भाभी, कुछ नहीं। बस आप मेरा सम्मान बचाने के लिए मेरे घर आ जाइए। आप सिर्फ बेटे बहू को अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा, यही हमारे लिए बहुत हो जाएगा। सारे मेहमान इकट्ठा हैं, लेकिन मेरे भैया भाभी के बिना वो आंगन सूना सूना सा लग रहा है। तमन्ना अपनी भाभी संध्या के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, कहीं मामा मामी के बिना भांजे की शादी होगी। आप अभी मेरे साथ चलिए, वरना मैं भी घर वापस नहीं जाऊंगी, इतना आप जान लीजिए। तमन्ना रोते रोते बहुत ज्यादा सिसक रही थी। उठिए दीदी, आप इतना परेशान ना होइए, क्योंकि मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। बस आपकी बातों से अंदर तक कुछ ज्यादा ही खटक गया था। आप चलिए, वहां सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। हम और आपके भैया बस थोड़ी ही देर में आते हैं। भला संध्या कहाँ अपनी प्यारी ननद का दिल दुखा सकती थी, और उसने तमन्ना का हाथ पकड़कर कहा, पक्का भाभी। तमन्ना ने कातर दृष्टि से संध्या की ओर निहारा, वरना आप इतना जान लीजिए, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ पक्का मेरी प्यारी ननद रानी। और थोड़ी ही देर बाद संध्या और महेंद्र तमन्ना के दरवाजे पर पियरी लेकर पहुंच गए थे, और उस समय तमन्ना उन दोनों को देखकर फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि आज उसने अपने अहंकार को तोड़ डाला था और उसके भैया भाभी पूरे सम्मान के साथ उसके दरवाजे पर उपस्थित थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।